नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। S7 के संवाद कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में आज चंदापुर के छोटे राजा हर्षेंद्र सिंह मौजूद हैं, जिनसे हम संवाद में बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम संवाद में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। सबसे पहला सवाल, रायबरेली को आपने बहुत पहले से देखा है, कई पीढ़ियाँ आपकी यहाँ पर सेवा भाव करती चली आ रही हैं। कुछ बताइए रायबरेली के बारे में, क्योंकि हम जहाँ तक मुझे पता है कि रायबरेली की बहुत सारी ऐसी बातें जिसका पिटारा आपके पास में है। बहुत दिन से हम लोग कोशिश कर रहे थे आपसे बातचीत करने के लिए, आज वो आपने इतना समय दिया इसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। मुझे रायबरेली के बारे में कुछ बताइए आप। प्रशांत जी, सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूँ कि रायबरेली जो संसाधन विहीन जनपद है, वहाँ पर से निकल करके आपने अपने निजी प्रयासों से, निजी क्षमताओं से रायबरेली की आम जनता को उसके सूचना और समाचार का हक प्रदान किया। जी धन्यवाद। प्रशांत जी, रायबरेली बड़ा ऐतिहासिक जनपद है और यही कारण था कि बाहर के लोगों का भी सदैव से आकर्षण यहाँ पर रहा। जब आज़ादी की लड़ाई भी चल रही थी, तब इस देश के पहले खाद्य मंत्री जो थे रफ़ी अहमद किदवई साहब, वो बाराबंकी छोड़ करके रायबरेली में ही राजनीति करते थे। अच्छा, यही कारण है कि उनकी स्मृति में यहाँ पर रफ़ी अहमद किदवई पार्क बना हुआ है, बनाया गया। और रफ़ी साहब वो ही यहाँ पर एक तरह से कांग्रेस की जो राजनीति थी उसके वो संस्थापक के तौर पर रहे। रफ़ी साहब के बाद फिरोज साहब यहाँ पर आए। फिरोज साहब आपके समक्ष ही रहा करते थे। जी जी। और फिरोज साहब के बाद इंदिरा जी आई, दिनेश सिंह जी राय साहब का लगाकर यहाँ से सांसद रहे। ये तो एक राजनीतिक पक्ष हो गया जनपद का जी। लेकिन इस जनपद में का जो सांस्कृतिक पक्ष था जी, संगीत साहित्य इन सब का पक्ष था, वो भी बड़ा मजबूत था। रायबरेली में अकबर के दरबार के नवरत्न तानसेन का घराना यहीं रायबरेली में निवास करता है। बड़ी खबर बता रहे हैं आप, वाह। अच्छा, उस घराने के उस्ताद मुरव्वत खां साहब, जिनको जॉर्ज फिफ्थ के राज्याभिषेक में लंदन बुलाया गया, वहाँ पर उन्होंने अपना कार्यक्रम दिया। और 1951 में जब वो लंदन से HMV कंपनी पहली बार हिंदुस्तान आई, तो जो पहली रिकॉर्डिंग हुई वो भी इसी जनपद में हुई, वो मुरव्वत खां साहब की हुई। और मुरव्वत खां साहब के तमाम शागिर्द थे जो ऊंची ऊंची जगहों पर पहुँचे, जिसमें भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां साहब, अनूप जलोटा साहब के फादर पुरुषोत्तम दास जलोटा जी, फिल्म क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में एक बड़ा नाम नौशाद, ये सारे लोग रायबरेली में ही रह के संगीत सीखे हैं। ये लोग रायबरेली में रहकर संगीत सीखे। अच्छा। और इनके गुरु उस्ताद मुरव्वत खां साहब थे। और मुरव्वत खां साहब की तमाम बंदिशों को नौशाद साहब ने फिल्मों में स्थान भी दिया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है कि इस जिले के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर थे सर ग्राहम बेली, जिनकी स्मृति में यहाँ बेली पाठशाला और बेलीगंज बना हुआ है। उन्होंने उस परिवार को, तानसेन के परिवार को एक मकान दिया था, लेकिन धीरे धीरे वो मकान बड़ा जर्जर हो गया और आज तानसेन का वो परिवार बड़ी गुमनामी की ज़िंदगी गरीबी में जी रहा है। और शायद आपके माध्यम से लोग आज इस तथ्य को जानेंगे तो शायद उनके परिवार को भी मदद मिल पाएगी। तो आपने तो बहुत रोचक बात बताई कि जो इतिहास की जो बात बताई कि आप तानसेन का परिवार रायबरेली में रहता है, बहुत बड़ी खबर भी है। और मैं मतलब आपसे वादा करता हूं कि उनके परिवार को जो भी संभव मदद हो सकती है वो शासन प्रशासन से, और उनकी स्टोरी को भी दिखाएंगे हम लोग कि कहाँ पे हैं, क्योंकि एक ऐतिहासिक बात आप बता रहे हैं। तो मुझे बताइए कि जो सब लोगों के बारे में आपने बताया कि अनूप जलोटा के पिताजी, नौशाद जी, सब लोग यहाँ पे रायबरेली में थे, तो कहाँ पे निवास करते थे, क्या पृष्ठभूमि, कहाँ पे क्या होता था? उस्ताद मुरव्वत खां साहब को हमारे बाबा ग्वालियर से यहाँ पर लाए थे। अच्छा, चंदापुर जी। अच्छा। और वो चंदापुर में ही निवास करते थे और चंदापुर में ही रह करके ये सारे लोगों ने संगीत सीखा है। अच्छा, चंदापुर मतलब आपके निवास पे रह के ये सब संगीत सीखा पूरा। अच्छा, आप अभी हर्षन जी आप बता रहे थे कि HMV कंपनी जो मतलब जानी मानी कंपनी म्यूजिक की, वो वहाँ पे यहाँ पे आके रिकॉर्डिंग करती है, तो उसके बारे में मुझे कुछ बताइए। ये 1951 में यहाँ पर ये लोग आए थे, तब वो संसाधन नहीं थे और जब उस्ताद की रिकॉर्डिंग की जाने लग गई तो उसके लिए बिजली की आवश्यकता थी और बिजली तब थी नहीं जी। तो उसके लिए हमारे बाबा ने, राजा चंद्रचूड़ सिंह, जो इस जिले के पहले जिला परिषद अध्यक्ष रहे हैं। अच्छा,
देखिए ये भी एक ऐतिहासिक बात बता रहे हैं आप। और वो मुंशीगंज गोली कांड के जो जिम्मेदार लोग थे सरदार वीरपाल सिंह, उनको पराजित करके हमारे बाबा जिला परिषद के अध्यक्ष हुए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने तब एक जनरेटर की व्यवस्था करवा करके, जनरेटर भी आसपास सुलभ नहीं होता था, तो उस जनरेटर को मंगा करके और हमारे चंदापुर का जो हमारा आवास था वहाँ पर सब बिजली की वायरिंग करा करके, और जैसा उस कंपनी के लोग चाहते थे उस तरह का एक स्टूडियो वहाँ पर बनाया गया, और उसमें उनकी पहली रिकॉर्डिंग उस्ताद मुरव्वत खान साहब की हुई। मुरव्वत खान साहब से जुड़ा हुआ एक वाकया और आपको सुनाना चाहूँगा कि पंडित रविशंकर जो सितार के बड़े हस्ताक्षर इस देश में रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उनके गुरु थे उस्ताद लियाकत हुसैन। लियाकत हुसैन साहब भी जॉर्ज फिफ्थ के राज्याभिषेक में उस्ताद मुरव्वत खान साहब के साथ ही लंदन गए थे। पुरानी स्थितियों में ऐसा होता है कि जब शास्त्रीय संगीत के लोग, संगीत के क्षेत्र के लोग अपने साज को सेट करते हैं, शुरू करते हैं, तो उसमें काफ़ी देर तक वो सेट करते रहते हैं। तो वो लियाकत साहब अपने सितार को सेट कर रहे थे और उसमें उन्होंने काफ़ी वक्त लिया। मुरव्वत खान साहब हारमोनियम बजाते थे, तो मुरव्वत साहब ने ये कहा कि अब उस्ताद काफ़ी हो गया, अब सेट हो गया, अब शुरू कीजिए। तो लियाकत साहब ने थोड़ा सा नाराज होकर मुरव्वत साहब से कहा कि उस्ताद ये हारमोनियम नहीं है, सितार है। और इस बात से मुरव्वत खान साहब आहत हो गए, और जब वो लौट करके हिंदुस्तान आए तो वो लखनऊ में, पुराने लखनऊ में एक सराय थी जिसको सराय काले खां कहा जाता था, वहाँ पर रुक गए, और वो 5 महीने 19 दिन सराय से बाहर ही नहीं निकले, और वो अपना अभ्यास करते रहे। और उसके बाद वो वायसराय के यहाँ गए, और वायसराय के यहाँ पर जा करके उन्होंने वायसराय से आग्रह किया कि आप अपने यहाँ एक संगीत का कार्यक्रम कराइए, और उसमें उस्ताद लियाकत हुसैन को भी बुलाइए। मुरव्वत साहब के कहने से ये कार्यक्रम वहाँ पर कराया गया। लियाकत साहब भी आए, और लियाकत साहब की मौजूदगी में जो वो 5 महीने 19 दिन का जो अभ्यास था मुरव्वत खां का, तो उस पर उन्होंने हारमोनियम पर सितार बजा के सुनाया। बड़ी ऐतिहासिक जानकारियां आप दे रहे हैं रायबरेली के बारे में, रायबरेली के पृष्ठभूमि के बारे में। मेरे ख्याल से जितने व्यूअर हमारे साथ में जुड़े हैं, किसी ने अभी तक जाना नहीं, सुना नहीं होगा कि तानसेन का परिवार यहाँ पे रहता है। HMV ने पहली रिकॉर्डिंग यहाँ पे की थी। इतनी सारी ऐतिहासिक चीज़ें आप बता रहे हैं। राजा जी मुझे ये बताइए कि रायबरेली में भी हम लोग राजनीतिक बात कर रहे थे, सबसे पहले कुछ राजनीति से बताइए मुझे, कुछ इतिहास के पन्नों से बातें। रायबरेली में राजनीति अगर कहा जाए तो एक तो रायबरेली में स्थानीय नेतृत्व तो कभी नहीं बन पा। ऐसा क्यों? आज़ादी के पहले कांग्रेस के नेता के तौर पर रफ़ी साहब यहाँ पर आ गए, और उसके बाद फिरोज साहब, इंदिरा जी, ये सारे लोग आते रहे। विपक्ष से भी ऐसी परंपरा रही कि स्थानीय लोगों को महत्व नहीं दिया गया। 70 और 60 के दशक के बीच में वरिष्ठ समाजवादी नेता लोक बंधु राजनारायण जी यहाँ से चुनाव लड़ते थे, और जब वो 77 में उन्होंने इंदिरा जी को पराजित किया, और उसके बाद जब 80 का पुनः चुनाव हुआ तो राजमाता सिंधिया यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए आई, और उसके बाद से भी आप 80 के बाद से लेकर के 2020 तक के दौर को भी आप देखिए तो सदैव बाहर के ही लोग आते रहे हैं। तो ये एक बड़ा नुकसान रायबरेली का रहा। रायबरेली का नागरिक अगर प्रतिनिधित्व में जाता तो शायद रायबरेली की आवाम की तकलीफ़ों को वो ज़्यादा बेहतर समझ सकता और ज़्यादा बेहतर तरीके से उसके निवारण के लिए कार्य कर सकता। नहीं तो मुझे बताइए कि क्या कारण थे कि मतलब स्थानीय लोगों को तरजीह नहीं दी गई? तरजीह नहीं दी गई। रायबरेली को एक पिछड़ा हुआ जनपद था। यहाँ पर लोग ये मानते थे, केंद्रीय नेतृत्व के लोग ये समझते थे कि इसको यहाँ के लोगों को जैसे हम चलाना चाहेंगे चला लेंगे, और लंबे समय तक रायबरेली के लोग ऐसा चलते भी रहे। लेकिन 77 में उन्होंने इतिहास की भी रचना किया। इंदिरा गांधी ऐसी ताकतवर शख्सियत को उन्होंने पराजित भी किया। अभी का जो चल रहा है उसको कैसे देखते हैं आप? क्या लगता है आपको? राजनीति में बड़ा संक्रमण का दौर चल रहा है। दरअसल हमारी जो संस्कृति है वो सांझी शहादत, सांझी विरासत की संस्कृति है। बड़ी गंगा जमुनी तहजीब हमारे हिंदुस्तान की रही है। बिल्कुल। और एक इसी संदर्भ में एक चीज़ मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि अकबर इस देश के जब शासक थे और दीन-ए-इलाही उन्होंने चलाया, तो हम शब्द जो है
ये न तो हिंदी शब्दकोश का शब्द है और न ही उर्दू शब्दकोश का शब्द है। हम ये अकबर का क्रिएशन था। उसमें उन्होंने हिंदू धर्म संस्कृति से हा वर्ण को लेकर के और मुस्लिम धर्म संस्कृति से मा वर्ण को लेकर हिंदू मुस्लिम एकता के तौर पर हम शब्द का प्रयोग शुरू किया था। और वही जो हम की परंपरा थी हिंदू मुस्लिम एकता की, वो लंबे समय तक इस देश में चलती आई। हम लोग एक दूसरे के पूरक थे। हिंदू हमारी दिवाली मनाते थे, हम उनकी ईद में बराबर से शिरकत करते थे और बगैर किसी विवाद के ये सारी स्थितियाँ चलती रहीं। राजनीति के संक्रमण ने वो एक दरार डाल दिया हिंदू और मुसलमान के बीच में। वो दरार इस मुल्क के लिए खतरनाक है, इस दरार को पाटना होगा। बहुत बड़ी बात आपने कही कि हम शब्द के बारे में लोग वाकई में नहीं जानते होंगे। मेरे ख्याल से मैंने भी कभी नहीं सुना, और मतलब आपने इतनी दिलचस्प बात बताई कि हिंदू से हा और मुस्लिम से माँ लेके हम क्रिएट किया गया, मतलब बनाया गया। अच्छा, मैं थोड़ा सा राजनीति में ही आता हूँ। आप जनसत्ता दल में एक बड़े पद में हैं, कैसे देखते हैं पार्टी को, क्या लगता है आपको? जनसत्ता दल एक बड़ी प्रैक्टिकल पार्टी है। जो चीज़ें दूसरी पार्टियां खुले तौर पर नहीं कह पाती, हो सकता है कि उनकी इच्छाएं हों, लेकिन जैसे आरक्षण एक बड़ा सवाल है। आरक्षण के राजनीतिक लाभ राजनीतिक दल लेते हैं, लेकिन जनसत्ता दल इस देश की वो पहली पार्टी है जो ये खुलेआम कहती है कि जिस व्यक्ति को एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया है उसे दोबारा उस आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण का लाभ फिर उस ऐसे व्यक्ति को दोबारा मिलना चाहिए जो उसका पात्र है, जो पात्रता रखता है। तो इस तरह के तमाम सवाल हैं। जैसे पूर्व की स्थितियों में अगर चले जाइए, जब हमारा देश छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, तो तब जो सेनाएं होती थीं, तो उन सेनाओं में हमारी दलित वर्ग से जो पासी बिरादरी होती थी, उस जमाने में उसे मार्शल कौम माना जाता था। वो लड़ाकू जाति थी। और जनसत्ता दल ने उसी इतिहास के आधार पर ये डिमांड किया कि जिस तरीके से भारतीय सेना में राजपूत रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, उसी तरीके से एक पासी रेजिमेंट बनानी चाहिए और पासी वर्ग के लोगों को उसमें बहुतायत मात्रा में देश की सेवा का अवसर प्रदान करना चाहिए। तो इस तरह के सवाल जनसत्ता दल ने उठाए हैं। जनसत्ता दल नारी सम्मान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता है और जनसत्ता दल ये भी कहता है कि हम जो एजुकेशन दे रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, वो नौकरी के लिए है, वो संस्कार विहीन शिक्षा है। तो हम ऐसी शिक्षा की भी मांग करते हैं जो हमारी नई पीढ़ी में संस्कार जागृत करे। संस्कार जागृत हो जाएंगे तो बहुत सारा जो अपराध इस समाज में है वो शायद स्वतः समाप्त हो जाएगा। ठीक बात करें। अच्छा, मुझे बताइए कि देखिए, आने वाला भी 2022 में चुनाव विधानसभा का, आपकी पार्टी लगातार जो प्रयास कर रही है वो दिखाई पड़ रहा है। हर जगह पे आपने जिला अध्यक्ष बना दिए हैं, हर जगह पार्टी के कार्यकर्ता बने, और राजा भैया की अपनी एक फॉलोअर्स हैं उनके बहुत बड़े। आज उनका जन्मदिन भी है, इस मौके पर आप आए भी हैं, तो मेरी तरफ से भी उनको मैसेज है कि जन्मदिन की उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मुझे बताइए कि 2022 में कहाँ भविष्य देखते हैं जनसत्ता दल का, क्या लगता है आपको? जनसत्ता दल 2022 में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगा और हमें उम्मीद है कि इस देश का जो सर्वहारा वर्ग है, इस प्रदेश का जो सर्वहारा वर्ग है, जो लंबे समय से इस देश की जो राजनीतिक मकड़जाल रहा है उससे वो निराश हो चुका है, वो हमें स्वीकार करेगा, हमें अपना समर्थन देगा और उनकी स्वीकार्यता के दम पर हम एक अच्छी निर्णायक स्थिति में रहेंगे। हरसेन सिंह कहते हैं कि बहुत नपा तुला बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं सटीक बोलते हैं। तो मैं एक सटीक बात आपसे जानना चाहता हूं कि रायबरेली के बारे में क्या सोचते हैं आप? कैंडिडेट आपने सोच रखा रायबरेली में किसको खड़ा करेंगे? अभी 2022 बहुत देर से में है, अभी इस पर विचार तो नहीं हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से हम नए लोगों को लाएंगे और नए लोगों को मौका यहाँ सारी विधानसभा में प्रत्याशी खड़ा करेंगे? निश्चित रूप से सारी विधानसभा में प्रत्याशी खड़ा करेंगे। अच्छा। और चूंकि राजा भैया जी बगल के जनपद प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं और इस जनपद में भी उनको आदर की दृष्टि से देखा जाता है। ये जरूर है कि एक भीषण महामारी का इस समय देश सामना कर रहा है, उस के कारण राजनीतिक मूवमेंट भी थोड़े से कम हुए हैं और जैसे ही इन स्थितियों से छुटकारा मिलता है, राजा भैया यहाँ आएंगे, हर विधानसभा में उनके कार्यक्रम होंगे और हमें उम्मीद है कि बड़ी तादाद में लोग जुड़ेंगे। मतलब पांचों विधानसभा में आप अपने प्रत्याशी लड़ाएंगे रायबरेली में, और आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक अहम भूमिका के तौर पे पार्टी दिखाई पड़ेगी? निश्चित रूप से हम किंग मेकर रहेंगे। अच्छा, बड़ी बात कह रहे हैं आप। जो मुद्दे आपने बताए, बेसिक मुद्दे, एजुकेशन के मुद्दे बताए आपने, बहुत सारे
आरक्षण की बात आपने बताई, देखिएगा आरक्षण बहुत बड़ा बिल्कुल सही बात है कि जिनको आरक्षण मिल गया है कायदे से उनको आरक्षण को छोड़ देना चाहिए। अभी आप देखिए भारत के प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला गैस की बात कही, बहुत लोगों से कहा कि ठीक अगर आप संपन्न हैं, संपन्न परिवार से हैं तो आप छोड़िए, सब्सिडी छोड़िए। आप कैसे देखते हैं, आप इसको क्या लगता है आपको कि जो एक पहल इधर से भी की जा रही है, और क्या मांगे आपकी, क्या चाहते हैं आप? नहीं, निश्चित रूप से ये पहल स्वागत योग्य है और जो लोग सामर्थ्यवान हैं उन्हें ये चीज़ें छोड़ करके दूसरों को मौका देना चाहिए। हम इसका स्वागत करते हैं और इसी तरीके से सभी राज्य सरकारों को भी बदलाव की राजनीति करना चाहिए ताकि आम आदमी को, इस देश का जो पीड़ित वर्ग है, जो आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग है, उसको न्याय मिल सके। इस क्षेत्र में कार्य करना चाहिए जो लंबे समय से ऐसा हुआ नहीं। लंबे समय तक राजनीतिक दलों ने मुसलमानों को भी केवल वोट बैंक बना के रखा, दलित और पिछड़ी जातियों को भी केवल वोट बैंक बना करके रखा, मिला नहीं उन्हें कुछ। आज भी वो बहुत शिक्षा का स्तर उनका ऊंचा नहीं है, नौकरियां दे पाने में सरकार सामर्थ्यवान नहीं है। इसीलिए हमारा दल ये कहता है कि हम कृषि को प्रधानता देंगे और हम अनिवार्य रूप से, चाहे वो बड़े आदमी का लड़का हो चाहे छोटे आदमी का लड़का हो, हम अपनी सत्ता में ये व्यवस्था देंगे कि उसे 5 साल अनिवार्य रूप से खेती करनी ही है। क्योंकि एक समाज की ऐसी स्थिति हो गई है, विडंबना है कि हम थोड़ा सा पढ़ लिख जाते हैं तो हल्की मूठ नहीं पकड़ना चाहते, हमें शर्म आती है। इस सोच के कारण हमारे देश की जो कृषि प्रधानता है वो शायद खतरे में पड़ जाती है। तो उस प्रधानता को भी हमें बचाना है। ठीक बात है। अच्छा, अंतिम सवाल मेरा आपसे, एक अदृश्य वायरस के बीच में हम लोग रह रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री अपील करते हैं और संपूर्ण लॉकडाउन, ऐसा कर्फ्यू मैंने अपने अभी तक ज़िंदगी में नहीं देखा, सब कुछ बंद हो जाता है। आपके द्वारा क्या क्या प्रयास किए, क्योंकि आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ में जुड़े हैं। मुझे जहाँ तक पता कि चंदापुर में कई सारे इस तरह के आयोजन किए गए। हमारे रायबरेली आवास पर ही एक मंदिर है जी, श्री जगमोहनेश्वर महादेव मंदिर जी। उसका एक न्यास है, ट्रस्ट है, श्री जगमोहनेश्वर महादेव मंदिर न्यास जी। जैसे ही इस कोरोना महामारी को लेकर के लॉकडाउन किया गया, उसके दूसरे दिन से ही मंदिर न्यास की तरफ से 1400 खाने के पैकेट्स प्रतिदिन बनना चालू हो गए थे, जो जिला प्रशासन को दिए जाते थे और जिला प्रशासन के जरिए उसका पात्रों के बीच में वितरण होता था। रायबरेली के कई ऐसे लोग जो इनके पास सामर्थ्य, एक नाम मैं लेना चाहूँगा, रेल कोच फैक्ट्री के मनोज साहू जी हैं। उस दौर में जब हमारी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने 4 महीने तक अपनी आधी तनख्वाह हमको दिया। क्या है वो वहाँ पे? वो सिंपल जूनियर इंजीनियर हैं और वहाँ के कर्मचारी नेता भी हैं वो, लेकिन उन्होंने आधी तनख्वाह दिया और अब उस आधी तनख्वाह से खाद्य सामग्री बनाई जाती थी और आपकी मीडिया जगत के ही लोगों के जरिए उसका वितरण होता था। मैं मनोज साहू जैसे लोगों को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ उनके जज्बे को कि उन्होंने अपनी आधी तनख्वाह दी, और मेरे ख्याल से लोगों को उनसे सीखना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसे भी व्यक्ति अगर हैं और जिस तरह से आप लोग सेवा कर रहे हैं तो उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडियो में आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत। तो ये थे हर्षेंद्र सिंह जी जो हमारे साथ में सीधे लाइव हमारे स्टूडियो से जुड़े थे। हम आपको बताएं कि इन्होंने रायबरेली के इतिहास से बहुत सारी रोचक बातें बताई और मैं लगातार इनसे बातचीत करते रहूँगा, क्योंकि बहुत सारी बातें जो हम लोगों को पता नहीं, अपने ज़िले के बारे में, अपने उत्तर प्रदेश के बारे में, उसकी बहुत सारी जानकारी, कुल मिला के बहुत बड़ा पिटारा है इनके पास में। अभी वक्त भी कुल मिला के कम पड़ जाता है बातचीत करने के लिए हरसेंद्र सिंह जी से, और उन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ दी। और सबसे बड़ी बात की राजनीति में भी इन्होंने खुलकर बातचीत की। उन्होंने अपनी जनसत्ता दल के बारे में बताया कि ये पूरे ज़िले में हर जगह पे अपने कैंडिडेट को लड़ाएंगे और आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर। कह रहे हैं किंग मेकर की भूमिका निभाएगी जनसत्ता दल। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। इससे पहले आप अपना ध्यान रखिए, मास्क लगाइए, बाज़ारों में कम जाइए, क्योंकि कोरोना वायरस की अभी कोई दवा नहीं बनी। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो पूरा समाज सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।